तख्ता पलट के बाद नेपाल में फिलहाल हर तरफ शांति नजर आ रही है। काठमांडू समेत कई इलाकों में एहतियातन अभी भी कर्फ्यू जारी है। जगह जगह सेना के जवान तैनात है। नेपाल में सत्ता पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई है। वो नेपाल देश की अगली पीएम बन सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख पद को लेकर खींचतान जारी है। काठमांडू समेत नेपाल के अलग अलग जिलों की ये शांति नॉर्मल नहीं है। साफ है कि अगर युवाओं के मन मुताबिक सरकार नहीं बनी तो कुछ ही दिनों में अभी बवाल बाकी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंसा के बाद एहतियातन कर्फ्यू है। कई जिलों में एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है। सुशीला कार्की का नाम एक बार फिर से आगे चल रहा है। वो अगली पीएम बन सकती है और संसद भवन कैसे खंडर बना हुआ है ये आप देख सकते हैं। इसी बीच अपडेट यह है कि नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल आर्मी चीफ की पहली पसंद सुशीला कार्की है। सूत्रों का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति की भी पहली पसंद सुशीला कार्की है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने के लिए बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने पहले ही उनके नाम का समर्थन कर दिया है। नेपाली सेना ने कार्की को फिर से बुलाया है, जो तेजी से आगे बढ़ रहे घटनाक्रम का संकेत है। तो नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की बन सकती हैं। हालांकि पहले उनका नाम सामने आया था, फिर नाम पीछे हो गया था और ये भी जानकारी सामने आई थी कि सुशीला कार्की को बनाया गया। अब एक बार फिर से उनका नाम आगे चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि नेपाल की नई उम्मीद सुशीला कार्की कौन है, जिनके नेपाल के अंतरिम पीएम बनने की चर्चा है। सुशीला कार्की की साफ सुथरी छवि, बेदाग छवि उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नेपाल के विराटनगर में सुशीला कार्की का जन्म हुआ। बीएचयू से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश सुशीला कार्की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। न्यायिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण काम किए। मुख्य न्यायाधीश के रूप में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। पति के विवादों के बावजूद स्वतंत्र पहचान बनाई। तो ये हमने आपको सुशीला कार्की के बारे में बताया। नेपाल में सिर्फ सुशीला कार्की के अंतरिम पीएम बनने की चर्चा नहीं है। जेनजी का एक गुट कुलमान घिसिंग का नाम भी आगे बढ़ा रहा है। बिजली बोर्ड के पूर्व प्रमुख हैं ये कुलमान घिसिंग, लेकिन उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। सेना मुख्यालय के बाहर युवा गुटों के बीच झड़प हो गई। दशकों के सबसे बड़े प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले ये युवा अब आपस में बढ़ गए हैं। पीएम ओली के इस्तीफे के बाद ये सवाल और तेज हो चुका है कि नेपाल का नेतृत्व कौन करेगा। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर एक नया नाम चर्चा में है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के पोते हरेंद्र सिंह। दरअसल जब जेनजी आंदोलन में फूट पड़ी और सुशीला कार्की का नाम लगभग बाहर हो गया, वहीं बालेन शाह चुनाव के बिना जिम्मेदारी लेने से पीछे हटे और राष्ट्रपति पर भरोसे की कमी दिखी तो हरेंद्र सिंह का नाम उभर कर सामने आया। हालांकि जेनजी से जुड़े गुटों ने साफ कर दिया है कि उनकी ओर से राजा परिवार से कोई यहां पर नाम सामने नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या नेपाल में पाकिस्तान मॉडल लागू होगा। अंतरिम सरकार को लेकर जेनजी में फूट है। जेनजी के 2 गुट आपस में भिड़ चुके हैं। आगे का रास्ता कौन तय करेगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। संवैधानिक ढांचा पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। नेपाल में फिलहाल सेना के पास कमान है, तो नेपाल में क्या पाकिस्तान मॉडल लागू होगा, ये सवाल इसलिए उठ रहा है जो हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, क्योंकि नेपाल आर्मी चला सकती है सरकार, ये यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। नेपाल में कठपुतली पीएम हो सकता है। कुल मिलाकर सेना के हाथ जा सकती है सत्ता। पाकिस्तान में भी सेना ही सरकार चला रही है, इसीलिए यह कहा जा रहा है कि नेपाल में पाकिस्तान मॉडल लागू होगा। पाकिस्तान की कठपुतली पीएम, कठपुतली सरकार को सेना कंट्रोल करती है, तो क्या नेपाल में भी ऐसा ही होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में परिवहन विभाग की बिल्डिंग भी हिंसा की चपेट में आई। आलीशान महल जैसी ये इमारत जलकर राख हो गई। बाहर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां, 4 व्हीलर और बाइक भी पूरी तरीके से तबाह हो गई। मलबे और धुएं के बीच खड़ी ये जगह अब सिर्फ हिंसा की भयावह तस्वीर बयां कर रही है। आप देखिए कि कैसे परिवहन विभाग की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। नेपाल के काठमांडू के सड़क विभाग के बाहर हम खड़े हुए हैं और यहाँ की तस्वीर अब मेरे कैमरामैन आपको युगल दिखाएंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं, चाहे आप 2 व्हीलर की बात कर लें या 4 व्हीलर की, सबको आग के हवाले कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो
एक तरीके से पूरी राख हो चुकी हैं, पूरी तरह से जल के। बाइकों का तो बहुत ही बुरा हाल है, आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट्स नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है लोहे का वो हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। और ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे जो 4 व्हीलर्स हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। पूरी जो बिल्डिंग है उसको जला दिया गया है, हर तरफ जो है काला धुआं के जो निशान हैं आप देख सकते हैं, पूरी बिल्डिंग काली हो चुकी है ये। और ये यहाँ का सड़क विभाग है, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स का ये सरकारी दफ्तर था, काफ़ी बड़ा ये दफ्तर था जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। तो यहाँ की जो सरकार थी, ओली सरकार, उसके खिलाफ जो गुस्सा था लोगों का, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो गुस्सा कहीं ना कहीं सड़कों पे आया। और लोगों के अंदर जो एक तरीके से जो उनकी बातों को दबाया जा रहा था, जो मुद्दे थे उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, उसका गुस्सा यहाँ पर फूटा है। और उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सड़क विभाग का ये दफ्तर सीधी तरह से बानगी दे रहा है। गाड़ी है 4 व्हीलर? गाड़ी है। तो यहाँ क्या आप पार्क कर गए थे? हाँ, पार्क करके गया था, सब जल गया। सब जल गया? हाँ। तो अब अभी गाड़ी कब मिलेगी पता नहीं अभी? ना वो अब क्या हुआ है देखने आए, गेट बंद है। ओके, अब बाद में देखेंगे, वो तो अब पता चलेगा। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ये गेट था इसका, और देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा ये मलबा जो है यहाँ से गिरा जो है, और वो यहाँ पे ज़मीन पे आकर गिरा है। ये सीधी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सड़क विभाग की जो डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स है, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, उसकी ये पूरी सरकारी बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कई महीने कई साल लग जाएंगे इस तरह की जो बिल्डिंग है, जो तबाह हुई है सरकारी इमारतें, उनको रिस्ट्रक्चर करने में, उनका पुनर्निर्माण करने में। जाहिर तौर पर बहुत सारा पैसे की ज़रूरत भी इसमें सरकार को पड़ेगी, जो नई सरकार आएगी। जो नेपाल के लोगों का गुस्सा था और उसके बाद जिस तरह से नेपाल जला है, उसकी ये तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पे आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर मेरे कैमरा युगल के साथ, कि हर तरफ केवल यहाँ पर आग और धुएं के जो निशान हैं, तबाही के जो निशान हैं, वो हर तरफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए एक कार यहाँ पर भी खड़ी है जिसको पूरी तरह से जला दिया गया था जब प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँचे। तो आप सोच सकते हैं वो मंजर कितना भयावह रहा होगा जब उग्र भीड़ ने सरकारी इमारतों को, मॉल्स को, दुकानों को, शोरूम को टारगेट किया। और उसके बाद अब धीरे धीरे जो है जो चीज़ें हैं, जो तबाही के मंजर हैं, उनकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि बिहार कांग्रेस ने एक एआई से बना वीडियो जारी कर दिया है, जिससे बीजेपी भड़क गई। इस वीडियो में दिखाया गया कि पीएम मोदी सपना देख रहे हैं और उनकी मां उन्हें उनकी राजनीति को लेकर डांट रही है। तो बिहार कांग्रेस हैंडल से यह वीडियो जारी किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने का विवाद थमा भी नहीं था कि अब आप देखिए कि बिहार कांग्रेस ने एक एआई से बना वीडियो जारी कर दिया है। ये बिहार कांग्रेस का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, और इसमें पीएम मोदी की मां से जुड़ा ये एआई वीडियो है, जिससे बीजेपी भड़क गई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी सपना देख रहे हैं, ये इस वीडियो में दिखाया गया है, और उनकी मां उन्हें उनकी राजनीति को लेकर डांट रही है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है, सवाल खड़े किए हैं। बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर यह विवाद गहराता जा रहा है। और आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह वीडियो बनाया गया है। पहले पीएम की मां का अपमान किया गया, उनको गाली दी गई, जिस पर हमने देखा कि सियासी तीर छोड़े गए। अब बिहार कांग्रेस ने जो ये एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया है, इस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, और इसमें आप पीएम मोदी की मां को देख सकते हैं। और ये वीडियो में दिखाया गया है कि पीएम मोदी सपना देख रहे हैं, उनकी मां उनको डांट रही है। इसी वीडियो को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पीएम की दिवंगत मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान करने का आरोप लगाया है। ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी देश के गरीब माता और बहनों के खिलाफ है। बिहार कांग्रेस द्वारा ये ऑफिशियल ट्वीट किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी ने निर्णय दे दिया है और ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि बिहार की हर गरीब माता और बहना का अपमान कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी, महिला विरोधी पार्टी है। एक दिवंगत स्वर्गीय आत्मा का किस प्रकार से राजनीति के लिए माहौल उड़ा रही है। इससे पहले तारिक अनवर ने भी गाली देने को जस्टिफाई किया। ये कांग्रेस गांधीवादी कांग्रेस नहीं है, ये गाली वाली कांग्रेस। ये गली गली में नहीं है, ये गाली गाली में आ चुकी है, और महिला शक्ति, मातृशक्ति का अपमान करना इसकी पहचान बन चुकी है। प्रियंका जी, राहुल जी, बोलिए आप क्या कहते हैं। तेजस्वी जी, आप इस पे स्टैंड लेंगे नहीं लेंगे?